माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल त्रिपाठी, किसान इंटर कॉलेज पारसौल, गौतम बुद्ध नगर, प्रवक्ता इतिहास। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बाढ़ किसे कहते हैं, फलक क्या है, मनकी क्या हैं और ईसा पूर्व किसे कहते हैं, बीसी एडी किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे प्यारे छात्रों, हम इस समय इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं, इसके आरंभ से। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे, ये बताया गया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जब इसकी शुरुआत हुई 2500 ईसा पूर्व, उससे पहले भी हमारे यहाँ एक सभ्यता विद्यमान थी, एक संस्कृति विद्यमान थी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि हम आपको एक काल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने बताया था कि प्राक धन इतिहास, अर्थात इतिहास के पहले का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसमें ये मुख्यतः पाषाण काल से संबंधित है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसकी अपनी एक विशेष संस्कृति थी, विशेष पहचान थी, जिसके लिए जानी जाती थी। ये मुख्यतः पत्थर के औजारों से ही जानी जाती है, जैसा कि इसमें स्पष्ट भी किया गया है, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, विशिष्ट मृदुभांड के लिए जानी जाती थी ये संस्कृति। किसके लिए? ये संस्कृति विशिष्ट मृदुभांड शैली के लिए। मृदुभांड माने मिट्टी के बर्तन थे। इसके साथ साथ इसी संस्कृति में पशुपालन, कृषि, शिल्पकारी का भी विकास हुआ था। नवपाषाण काल में हम लोग देखेंगे। लेकिन जब सिंधु घाटी की शुरुआत हुई, इसमें ये बताया गया है इस पैराग्राफ में, जब सिंधु घाटी की शुरुआत हुई तो ये जो संस्कृति थी ये समाप्त हो चुकी थी। इसमें एक कालक्रम में अवरोध पैदा होता है। इसलिए जो है एक जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है, उसकी संस्कृति में गतिरोध आता है, जो बाद में आकर के आगे जो है समय कार्यकाल का अंतर होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, अगले पैराग्राफ जो है इसका निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीकों में हम लोग देखेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, इस पैराग्राफ में देखिए निर्वाह के तरीके, जो ये हेडिंग है, इस हेडिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। निर्वाह के तरीके, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के जीवन का निर्वाह का तरीका क्या था, इसमें ये पढ़ना है हम लोगों को इस पैराग्राफ में। तो भाई, ये लोग कृषि करते थे, पशुओं को भी पालते थे, पेड़ पौधों से भी अपना जीवन चलाते थे। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। आप देखेंगे पेड़ पौधों के उत्पाद से मछली, जानवरों आदि का, ये सब आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे बहुत सारे खाद्यान्नों के बारे में इन्हें जानकारी थी, जैसे दाल के बारे में, गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, इन सब चीज़ के बारे में जानते थे। तो इन सब चीज़ों से अपना जीवन यापन करते थे। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखेंगे, मवेशियों में भी, जैसा मैंने कृषि कहा, तो इसमें जो है मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये सब शामिल है। इन सबको पालते थे, शायद पालतू जानवर जो भी हो रहे हों। अब हम लोग देखेंगे जो है अगली हेडिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कृषि प्रौद्योगिकी है। क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी। ये भी जीवन निर्वाह के तरीके में ही पढ़ना है हम लोगों को। कृषि प्रौद्योगिकी, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ ये बताएंगे प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। जब कृषि में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कृषि प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। जब कृषि के क्षेत्रों में तकनीकियों का प्रयोग किया गया तो उसे कृषि प्रौद्योगिकी कहेंगे, या उसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहेंगे। ठीक, अब आइए हम इसमें दिखाते हैं भाई, इसमें क्या जानना है हम लोगों को, इस पैराग्राफ में क्या जानना है। तो इस पैराग्राफ में हमें ये जानना है कि जो देखते हैं यहाँ से है, यहाँ हम आपको दिखाते हैं ये चीज़। पहले देखिए, अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि लोग बुआई कैसे करते थे। जैसा कुछ साक्ष्य भी मिला हुआ है, हम आपको दिखाएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं वो वृषभ के बारे में उन्हें जानकारी थी। किसके बारे में? वृषभ माने बैल। यहाँ आप देखेंगे
कि हमें जो मोहर है उस पर वृषभ के बारे में दिखाया गया है। आपको मैं यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की वृषभ को भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वृषभ है वहाँ का, जो कि पत्थर का बना हुआ है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमें जो है राजस्थान का जो कालीबंगा है यहाँ आप देखेंगे राजस्थान का जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। हाड़ी तिरछी दोनों जुताई हमें मिली हुई है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग, ये देखेंगे मिट्टी का बना हुआ हल बनावली से प्राप्त हुआ है। तो ये पता चलता है इससे हमें कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की कृषि पद्धति, टेक्नोलॉजी थी, उसमें कृषि जो करते थे उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि भाई इसकी कटाई कैसे करते थे। तो कटाई के लिए भाई देखिए, मड़ाई या कटाई के लिए देखिए इन औजारों का प्रयोग करते थे, इन औजारों का प्रयोग करते थे। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि सिंचाई कैसे करते थे, सिंचाई का साधन क्या था। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, सिंचाई के बारे में बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में एक स्थान है सुरतगोई, जहाँ से हमें क्या मिला है, नहरों के प्रमाण मिले हैं। कृषि की सिंचाई की जाती थी, नहरों के प्रमाण मिले हैं। और जगहों पर नहरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जैसा कि आप देखेंगे सिंध में नहीं है, पंजाब में नहीं है। इसका रीज़न है कि गाद से भर गए होंगे, ऐसा देखिए इसमें उल्लेख किया गया है कि गाद से। और सिंचाई का साधन क्या था, कुआँ था। देखिए यहाँ कुओं के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अब हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, इसकी जल। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए, सिंचाई के लिए आप देखेंगे कि जलाशयों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, जलाशयों का। इसको आप देखेंगे धौलावीरा से हमें, गुजरात में जो स्थित है स्थल, वहाँ से हमें जलाशयों के प्रयोग के प्रमाण मिले हुए हैं। अब देखेंगे, अब आप ये देख लिए औजार है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है जलाशय है, धौलावीरा का क्या है, जलाशय। देखिए आप इसको, कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है इसमें। आप जलाशय पूरा देख लीजिए इसको। ये है, ये कि चक्की के बारे में भी उल्लेख किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के, चक्की के बारे में उल्लेख किया गया, इसको भी आप लोग देख लेंगे, चक्की है। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे जो कि मोहनजोदड़ो से संबंधित है। देखिए पहले मोहनजोदड़ो के बारे में एक तथ्य हम आप लोगों को बता दें कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था, जो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। किस ज़िले में है, पाकिस्तान के लरकाना ज़िला और सिंध प्रांत है। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या समझना है हम लोगों को, इस पैराग्राफ में समझना है कि क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। बस देखिए, जैसा कि हेडिंग भी है आपको, एक नियोजित शहरी केंद्र था, यही चीज़ इसमें हमको पढ़ना है। तो हम लोग सीधे सीधे करें, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखना है कि बस्ती को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। हम अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं। बस्ती, एक को क्या कहा गया, पहले को दुर्ग कहा गया और दूसरे को क्या कहा गया, दूसरे को निचला शहर कहा गया। जैसा कि चित्र में भी आप देख रहे होंगे, ये दुर्ग है और ये निचला शहर है। ये देख लीजिए, इसको हम बड़ा करके भी आपको दिखा देंगे, पूरा दिखा देंगे। ये देखिए दुर्ग का चित्र है, आप देखिए पूरा दुर्ग है और ये निचला शहर है, आप देख लीजिए इसको। अब इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। भाई दुर्ग की क्या विशेषता थी और निचला शहर की क्या विशेषता थी, यहीं पर हम देख लेते हैं। दुर्ग जो है वो सार्वजनिक भवन था। क्या था, सार्वजनिक भवन था। यहाँ हम लिख भी देते हैं, सार्वजनिक भवन। दुर्ग क्या था, सार्वजनिक भवन था। इसकी विशेषता ये थी कि ये ईंटी के चबूतरे पर ऊंचाई पर बना हुआ था। किस पर बना हुआ था, ऊंचाई पर बना हुआ था। ऊंचाई, सार्वजनिक भवन ना कह लीजिए, सार्वजनिक कार्य किए जाते थे। भवन नहीं कहा जा सकता है, भवन नहीं कह सकते इसे हम, इसे डिलीट भी नहीं हो रहा है, फिर भी देखेंगे, जाने दीजिए। इसको हम सार्वजनिक कार्य जहाँ पर किए जाते थे, सार्वजनिक कार्य, यहाँ कार्य लिख देते हैं, भवन का। ये ऊंचाई पर बना हुआ था, सार्वजनिक कार्य किए जाते थे।
और ये चारों तरफ दीवारों से क्या हुआ था, घेरा हुआ था, चारों तरफ दीवारों से घेरा हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे जो निचला शहर था ये आवासीय शहर था, जहाँ लोग रहते थे। निचला शहर कैसा था, आवासीय था, जहाँ लोग रहते थे। ये भी दीवार से घिरा हुआ था, ये भी दीवार से घिरा हुआ था। अब अगली हेडिंग जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता की नालियों से संबंधित है। तो नालियों के बारे में हम आपको बताने से पहले ये बता दें कि सिंधु घाटी की जो सड़कें थी, खासकर मोहनजोदड़ो की, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और उन सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी हुई थी और जो जिनमें घरों से पानी निकल कर आता था। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के भवन बने हुए थे, अभी हम आगे देखेंगे, उन भवनों में एक स्नानागार होता था और उस स्नानागार से जो पानी निकलता था वो उन नालियों में जाता था। बस यही इतना इसमें हमें देखना है। अब अगला हम देखेंगे, ये देखिए मोहनजोदड़ो की नाली है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की नाली है, बनी हुई, प्रवेश द्वार भी है, नाली भी है। अब आगे हम देखेंगे गृह स्थापत्य। अगली हेडिंग क्या देखेंगे, गृह स्थापत्य देखेंगे। तो गृह स्थापत्य में हम लोग ये देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो के भवन थे वो किस प्रकार थे। तो हम एक शुरुआत करते हैं, शुरू से ही इसको देखते हैं। देखिए, जो मोहनजोदड़ो के घर थे उनमें एक आंगन होता था। आप देखिए, उन आंगन के चारों ओर क्या होते थे, कमरे होते थे और आंगन में खाना बनाने का काम किया जाता था, कटाई का काम किया जाता था, ये सब काम किए जाते थे जिससे कि गर्मी न लगे। शुष्क मौसम में भी वहाँ काम होता था खास करके। और फिर जो भवन होते थे, उस भवन में जो है आप देखेंगे कि उन भवनों में जो भवन थे वो एक मंजिला से लेकर 2 मंजिला तक होते थे, एक मंजिला से लेकर 2 मंजिला तक होते थे। उन भवनों में एक स्नानागार, जैसे कि पहले मैंने बताया, एक स्नानागार बना होता था जो कि जिसकी फर्श पक्की ईंटों की बनी होती थी और उसको जो है नालियाँ, जो उसकी नालियाँ हैं सड़कों की नालियाँ में ले जा करके मिला दिया जाता था। और आवासों में एक चीज़ देखिए, कुएँ भी होते थे। क्या होते थे, कुएँ भी होते थे। इसको भी आप लोगों को देखना है। मोहनजोदड़ो से जैसा कि कुल कुओं की संख्या लगभग 700 प्राप्त हुई है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। ये देखिए, ये आप देखिए, ये सिंधु घाटी की सभ्यता के भवन हैं। देखिए कितना बढ़िया भवन बने हुए हैं, कितना सुनियोजित शहर था, हम देख सकते हैं इसको, बड़ा ही सुनियोजित शहर था। अब आप देखिए इसमें प्रवेश द्वार कहाँ है, सारी चीज़ों को ढूंढिए आप लोग, भवन को बढ़िया से देखिएगा इसको, ठीक है। आगे फिर अब हम लोग चलेंगे दुर्ग। दुर्ग के बारे में मैंने बता दिया था कि यहाँ पर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ से माल गोदाम प्राप्त हुआ है दुर्ग से। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिला हुआ है। दुर्ग में ही हमें विशाल स्नानागार, जहाँ सार्वजनिक क्रियाकलाप किए जाते थे, खासकर उसी से संबंधित था। दुर्ग अपने लिए प्रसिद्ध था। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करेंगे। भाई सिंधु घाटी की सभ्यता की सामाजिक भिन्नताएं की थी। इसमें एक हेडिंग जो विशेष करके फोकस किया गया है वो समाधान पद्धति। देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, जब उनके यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो जो सबसे प्रचलित प्रणाली थी, उनको कब्र में दफना दिया जाता था। अब कुछ कब्रों से हमें उनकी महत्वपूर्ण वस्तुओं को जैसा कि रखा हुआ मिला है, कुछ वस्तुओं को नहीं मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धन दफनाई जाती थी। लेकिन एक चीज़ और है, सिंधु घाटी की सभ्यता में आंशिक दफनाने के रूप में, अर्थात कुछ शरीर को, हड्डियों को बटोर पहले छोड़ दिया जाता था, उसके बाद उसको बटोर कर ला करके दफना दिया जाता था कुत्तों और जानवरों के लिए। फिर कहीं कहीं के ये भी प्रमाण मिला है कि जो शव होते थे उन शवों को जलाया भी जाता था, अर्थात दाह संस्कार के भी हमें प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता के। अब हम आगे देखेंगे विलासिता की वस्तुओं की खोज। देखिए, विलासिता की वस्तुओं को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो वस्तुएं हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक उपयोगी वस्तुएं होती हैं और एक विलासिता की वस्तुएं होती हैं। उपयोगी वस्तुओं में रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जैसा कि यहाँ पर इसका डिवीजन भी कर दिया गया है मोटे तौरों पर 2 भागों में, उपयोगी और विलास। हाँ, जो उपयोगी वस्तुएं जैसे चक्कियाँ हैं, मृदभांड हैं, सुइयाँ हैं, झावा हैं, ये आसानी से जिनकी ज़रूरत होती थी रोज़ डेली की, ये मिल जाते थे। इसमें जो उपयोगी वस्तु है सिंधु घाटी की सभ्यता में, एक चीज़ कहे हुए हैं फायांस। ये देखिए, मैं फायांस के बारे में अंडरलाइन भी कर देता हूँ, फायांस।
और फायांस को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए फायांस है, बहुमूल्य वस्तु है। अब बहुमूल्य क्यों है अभी आगे हम बताते हैं आपको बहुमूल्य क्यों है। ये फायांस है बहुमूल्य इसलिए इसमें सुगंधित पदार्थ रखा जाता था। क्या रखा जाता था? सुगंधित पदार्थ होता था। ये पत्थर के भी बने होते थे, मिट्टी के भी बने होते थे, सोने और कांसा और तांबा के भी बने होते थे, कई चीज़ों के बने होते थे। ये चूँकि दुर्लभ थे, छोटे पात्र थे, मिलते कम थे, इनको बनाना कठिन था, इसलिए ये कीमती वस्तु थे, विलासता की वस्तु मानी जाती थी। लोग रखते थे अपने पास शौक के लिए। आज भी आप देखेंगे बहुत सारी विलासता की वस्तुएँ हैं जिन्हें लोग रखते हैं अपने पास। फिर इस हेडिंग में कोई विशेष जानकारी और नहीं है, सब उसी के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ से मिला हुआ है, लघुपात्र कैसे है। अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया। अब हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग है हमारी शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के जो शिल्प है वो शिल्प जो है कौन कौन से शिल्प थे, तो यहाँ पर देखिए मनके बनाने का कारखाना था, शंख की कटाई थी, धातु कर्म था, मुहर निर्माण था, बाट बनाना था। ये सब क्या थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के शिल्प थे, इसको आपको जानना है। अब इसमें जो सबसे खास करके है मनकों का निर्माण। देखिए मनकों में को मैंने बताया था कि इसे क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बीड्स कहते हैं, हिंदी में गुड़ियाँ भी कहते हैं। एक प्रकार से गुड़ियाँ मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, गुड़ियाँ भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ये किसका बनता था? तो जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ड। यहाँ पर देखिए ये जैस्पर है, स्फटिक है, क्वार्ड है, सेलखड़ी है। देखिए पत्थरों के भी बनते थे, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, धातु सब के बनाए जाते थे। ठीक है, शंख बनाए जाते थे। ये जो है तो ये इसके बनते थे। अब आप देखेंगे मनके भी आप पहले ही देख चुके हैं। ये मनके आप देख रहे हैं, देखिए मनके कैसे होते थे। इनका आकार चक्राकार होता था, बेलनाकार होता था, गोलाकार होता था, ढोलाकार होता था। यहाँ पर आप मनकों के बारे में देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से जान जाएंगे मनके क्या हैं। ये मनका है, देख लीजिए, गुड़ियाँ हैं, एक प्रकार से बनाई गई, बहुत फोकस किया गया है इस पर। चैप्टर के नाम में भी इसको रखा गया है। तो आप सब लोग जान लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों को। ठीक है, और ये आपके मृदभांड हैं। देखिए मृदभांडों को आप देख लीजिए, ये मृदभांड है, इन मृदभांडों को भी देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो बस शिल्प उत्पादन के बारे में यही इतना जानना है, इन्हीं को देखना है हम लोगों को। अब आगे से मनके बनाने के कारखाने मिले कहाँ से हैं, तो आप जैसा कि चनूदड़ो और लोथल मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ मिला है। यहाँ से आपको क्या मिले हुए हैं? मनके बनाने के कारखाने भी मिले हुए हैं। चनूदड़ो लोथल से ही, धौलावीरा से भी मिला है, धौलावीरा से नहीं मिला है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे जो हेडिंग है वो है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। माल माने जो वस्तुएं होती हैं उसको कैसे प्राप्त करते थे, वस्तुओं को हम लोग कैसे प्राप्त करते थे। वीडियो हमको लग रहा है बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक हेडिंग इसको देख लेते हैं हम लोग। माल कैसे प्राप्त करते थे, कहाँ से प्राप्त करते थे। आइए इसमें देखते हैं। कुछ माल थे जो स्थानीय स्तर पर मिल जाते थे, जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर मिल जाती थी, ये मिट्टी है। लेकिन कुछ वस्तुएं दूर से लानी पड़ती थी, जैसे पत्थर हुआ, लकड़ी हुआ। अब इन मालों को तो कुछ तो हम अपने जो इनके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वहीं से प्राप्त कर लेते थे, जैसे राजस्थान से, सिंध से, अफ़गानिस्तान से। इन सब चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे। कुछ चीज़ों को ये देश के बाहर से भी लाते थे, दोनों को हम देखेंगे। जैसे कि लाजवर्द मणि, आप यहाँ देखेंगे लाजवर्द मणि अफ़गानिस्तान के सुरतघोई से प्राप्त किया जाता था, बहुत कीमती पत्थर था। आप देखेंगे राजस्थान में एक जगह खेतड़ी, आप देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ से तांबा प्राप्त करते थे। दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे, दक्षिण भारत से क्या प्राप्त करते थे? सोना प्राप्त करते थे। ये सारी चीज़ें जो है लेकर के आते थे। ये देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का जो क्या है, व्यापारिक केंद्र है, कहाँ कहाँ था। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, अभी चर्चा भी करूँगा। ये डिलमुन है, ये डिलमुन है, ये मगान है, देखिए ये आपका मगान है। मेलुआ भी यहीं कहीं होगा, ये देखिए मेलुआ है। इनको आप देखते रहिए, अभी इनकी आगे चर्चा हम करेंगे। मेलुआ है। फिर आगे सुदूर क्षेत्रों से, मतलब सुदूर, ये जो अगली हेडिंग है इस पैराग्राफ में जो हम लोगों को देखना है, सुदूर क्षेत्र, वही जिसको मैंने दिखाया कि बहरीन, ओमान से भी लाया जाता था, तांबा लाया जाता था ओमान से।
और इसमें दिखाने का जैसा कि मकान मैंने दिखाया था आपको, और मकान के साथ साथ में मेलुहा भी दिखाया था। जैसे जो ओमान है, यहाँ से जो है ताबा लाते थे, भूमध्य सागर में अवस्थित है ओमान। आप देखिए, भूमध्य सागर का नहीं, सॉरी, भूमध्य सागर में नहीं, प्रायद्वीप में अवस्थित है। यहाँ से क्या लाया जाता था, तांबा मंगाया जाता था, जैसा कि आपको दिखाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे जो है ये मिस्र की है। मिस्र से एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। आप देखेंगे इसका क्या महत्व है भाई, मिस्र से बेलनाकार मोहर। तो मिस्र से जो बेलनाकार मोहर है, इससे ये पता चलता है कि उस पर कुबड़दार बैल बनाया गया, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रभावित हो सकता है। आप देखेंगे ये मोहर भी आप देखेंगे, ये मोहर भी प्राप्त हुई है। फिर आप देखेंगे आगे बहरीन से भी देखिए, आपको फारस की खाड़ी से भी एक गोलाकार मोहर मिली हुई है, जिस पर सिंधु घाटी की सभ्यता से बनाए गए। इससे पता चलता है कि इन देशों की क्या होते थे, हमारे व्यापार होते थे। एक देखिए नाव के आकार की मोहर मिली हुई है, नाव के आकार की मोहर मिली हुई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए ओमान, डिलमुन, मेसोपोटामिया से, इन सब चीज़ों से जो है मिली हुई है। अब आगे की हेडिंग है मोहरें, लिपि तथा पाठ, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ऊब जाएंगे। धन्यवाद।